नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ ऑफ एसी जनरेटर्स। ठीक है, तो एसी जनरेटर्स का टॉपिक अब हमारा नेक्स्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात जो इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन मैं आपको पहले ही बता दूं, एसी जनरेटर में ये वायर नहीं होता, दिस इज़ अ प्लेट, और वो प्लेट होती है या कॉइल होती है, और वो हम आगे देखेंगे, बट दिस इज़ अ बेसिक या सिंप्लीफाइड वर्जन। ठीक है, तो इसको पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम जो है इसका कॉम्प्लेक्स या एडवांस वर्जन या जो एक्चुअल वर्जन होता है वो भी देख लेंगे। उसमें सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि ये जो ए बी चीज़ है ना, वो वायर नहीं होती, वो एक कॉइल होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो देखने वाली चीज़ है वो ये है कि हमारे पास दो मैग्नेट्स हैं, दैट इज़ नॉर्थ एंड साउथ पोल। ठीक है, अब मैग्नेट्स की आपको फील्ड पता है कि नॉर्थ से साउथ जा रही होती है, तो दीज ऑरेंज लाइंस आर मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, अब ये जो वायर ए बी है इसमें क्या है, ये जो है हमारा वायर पोजिशन्ड है बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, अब जब आपने ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच में वायर प्लेस कर दिया ना, तो आपको एक और चीज़ करनी है, आपको इस वायर को ऊपर मतलब मार्क विद दिस ब्लैक एरो, इफ़ आई कैन मार्क इट करेक्टली, दिस ब्लैक एरो एंड दिस ब्लैक एरो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने एक तो मैग्नेट लगा दिया, ठीक है, एक नॉर्थ एक साउथ, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दी। एसी जनरेटर के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दी, दूसरा आपने जो वायर ए बी है ना, इसको जो ब्लैक एरोज गिवन है ना, उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करा दिया, ऊपर और नीचे वायर ए बी को मूव करना शुरू करा दिया, मतलब फोर्स लगाना शुरू कर दी। ठीक है, अब जब आपने फोर्स लगाना शुरू कर दी एट वायर ए बी ऊपर और नीचे, तो क्या होगा, देयर विल बी एन इंड्यूस करंट, जो कि वोल्ट मीटर पे या एम मीटर पे आप रिकॉर्ड कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे आप वोल्ट मीटर भी रख सकते हो, यहाँ पे एम मीटर भी रख सकते हो, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर भी रख सकते हो। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन एज वेल। ठीक है, अब आ जाओ एक सवाल पे, एक्सप्लेन व्हाट हैपन्स टू द वोल्ट मीटर रीडिंग इफ द वायर इज हेल्ड स्टेशनरी। देखो, जब वायर स्टेशनरी रखोगे ना, तब वोल्ट मीटर पे कोई भी रीडिंग नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि देयर इज नो कटिंग इफेक्ट। बेटा, देयर इज नो कटिंग इफेक्ट। क्यों कटिंग इफेक्ट नहीं है, क्योंकि देखो जो आपका वायर है अगर स्टेशनरी रखोगे तो इट वोंट बी कटिंग विद दिस मैग्नेटिक फील्ड। ये जो ऑरेंज वाली है ना, इसके साथ वायर कट ही नहीं कर रहा हो अगर आप इसको स्टेशनरी रखोगे तो। अच्छा, दूसरा सवाल देखते हैं क्या है, एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द वोल्ट मीटर रीडिंग इफ द वायर इज मूव्ड साइडवेज। बेटा आप मुझे बताओ, अगर वायर जो है वो इस साइडवेज मूव करा दूं मैं, तो क्या कोई वोल्ट मीटर पे रीडिंग आएगी? नो, क्योंकि अभी भी कोई कटिंग इफेक्ट नहीं है। कटिंग इफेक्ट सिर्फ किस सूरत में आएगा, जब आप इस ए बी वायर को ऊपर नीचे मतलब मूव करोगे, दैट इज अप डाउन, ये डायरेक्शन जो गिवन है ब्लैक एरोस से। ठीक है, जब आप उसको अप डाउन मूव करोगे, देखो अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, तब ही जो है वोल्ट मीटर पे रीडिंग आएगी। देखो क्या लिखा हुआ है, इफ मूव वर्टिकली देन द वायर विल कट थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड, hence its motion is perpendicular to the field line as shown in the diagram and voltmeter now gives a deflection. Simple. अच्छा, अब आ जाओ एक और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, if EMF या induced current in the wires, how can we find the direction of the induced current? ठीक है, अब बेटा हमें ये पता चल गया है कि जब AC जनरेटर का बेसिकली काम क्या होता है, AC जनरेटर में आप प्रोवाइड क्या चीज़ें करोगे, आप प्रोवाइड करोगे मैग्नेटिक फील्ड, जो कि आपने दो मैग्नेट से प्रोवाइड कर दिए, दूसरा क्या प्रोवाइड करोगे, ए बी की मूवमेंट प्रोवाइड करोगे, तो आपको मिलेगा क्या, व्हाट विल यू गेट, यू गेट इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट। ठीक है, अब इंड्यूस ईएमएफ या करंट मेजर करने के लिए आप वोल्ट मीटर, एम मीटर या गैल्वेनोमीटर लगा सकते हो। अब आपने इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट तो निकाल लिया, ठीक है, पता चल गया कि यार आ रहा है ऊपर नीचे, अगर इसको मैं कटिंग इफेक्ट इसका करवाऊंगा तो करंट आ जाएगा या वोल्टेज आ जाएगा इंड्यूस। ठीक है, लेकिन अब इसकी डायरेक्शन कैसे पता लगाओगे कि या तो ये करंट है ए से बी या फिर बी से ए है या फिर ए से बी है, कौन सा डायरेक्शन होगा इसका इन दोनों एरो में से, ये पता करने के लिए हम यूज करते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। हमेशा याद रखो कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जो कि ये है, इट विल बी यूज्ड इन एसी जनरेटर्स। ठीक है, दिस इज द राइट हैंड रूल, ये रहा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब इसको जरा सा पढ़ लेते हैं। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल ये कहता है कि योर द थंब ऑफ द राइट हैंड मस्ट पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। जो ए बी को हम ऊपर नीचे मूव कर रहे थे, तो अब आप एक डायरेक्शन सेलेक्ट कर लोगे, ऊपर मूव करना है नीचे। हम सपोज कर लेते हैं अभी फिलहाल के लिए ऊपर मूव कर रहे हैं, ठीक है, फॉर 1 सेकेंड, उसके अगले सेकेंड में नीचे मूव कर देंगे, तो थंब जो है वो ऊपर पॉइंट करेगा।
फर्स्ट फिंगर जो है, फर्स्ट फिंगर कौन सी होती है, ये वाली, दिस इज योर फर्स्ट फिंगर, दिस इज योर थंब। फर्स्ट फिंगर किस डायरेक्शन में होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ से साउथ, तो फर्स्ट फिंगर आपकी किस डायरेक्शन में होगी, नॉर्थ से साउथ। और सेकंड फिंगर किस डायरेक्शन में होगी, सेकंड फिंगर विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट जो हमें चाहिए था। सिंपल। बेसिकली आप ऊपर जाओ, अब ऊपर जाओ और क्या करोगे, राइट हैंड रूल लगाना शुरू करो यहाँ पे, ठीक है। राइट हैंड रूल फर्स्ट ऑफ ऑल तब लगाओ जब आपके पास यू हैव कि फोर्स जो है वो ऊपर लग रही है, ठीक है। लेट मी क्लियर दिस एरो फर्स्ट, ठीक है, लेट मी मूव दिस, यस। चलो सपोज करो फोर्स आपकी ऊपर लग रही है, ठीक है। लेट सपोज फर्स्ट सिनेरियो में थंब जो है आपका ऊपर पॉइंट कर रहा है, ठीक है, अप, फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, और करंट किस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, नॉर्थ से साउथ ही रहेंगी, तो आपकी करंट की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में आई, कोई बता सकता है मुझे। करंट की डायरेक्शन आई है फ्रॉम बी टू ए। तो इसका मतलब क्या पता चला हमें कि जब फोर्स अपवर्ड लग रही होगी तब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट फ्लोज फ्रॉम बी टू ए। अब सेकंड सिनेरियो इमेजिन करो, जब आपकी फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लग रही है तो थंब क्या होगा, टूवर्ड्स द डाउन साइड होगा, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो वही रहेगी, ठीक है। तो इस पे राइट हैंड रूल लगाओ फ्लेमिंग का। अगर आपकी फोर्स अब नीचे लग रही है, मतलब अगर लेट मी मार्क दिस विद पिंक एज वेल, ये वाली फोर्स है, तो आपका थंब नीचे आएगा, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वही रहेगी। तो अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अब करंट की डायरेक्शन होगी बी टू ए। तो आप ये देख रहे हो करंट की डायरेक्शन जो है चेंज हो रही है विद फोर्स, ऊपर नीचे। सो करंट की डायरेक्शन विल ऑल्सो चेंज फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए टू बी बी टू ए। तो इसका मतलब क्या है, करंट एक डायरेक्शन में नहीं रह रहा, तो करंट जो प्रोड्यूस होगा वो कौन सा करंट होगा, एसी करंट, ठीक है। तो लेट्स लुक एट सम थ्योरी एज वेल। आई होप ये फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्लियर होगा। इट इज़ रियली ईजी। अगर नहीं समझ आता ना तो यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लो, इसकी विजुअलाइज कर लो, बहुत ईजी है, समझ आ जाएगा। 90% ऑफ द बच्चे जो है ना वो ये देख के ही घबरा जाते हैं कि इसमें 3 फिंगर्स हैं, क्या है। कोई मसला नहीं है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। फिर भी नहीं समझ आता, यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स, मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है, विद माई फ्रंट कैम या वेब कैम। लेकिन इसकी इंटरनेट पे बहुत विजुअलाइजेशंस पड़ी हुई हैं और यहाँ पे मैंने जो समझाया दैट इज़ इनफ एज वेल, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन द वायर इज मूविंग अपवर्ड इंड्यूस करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन फ्रॉम बी टू ए। यही हमने मार्क किया यार, यही हमने भी बोला अभी कि जब ऊपर जा रहा होगा फोर्स तो क्या होगा, करंट बी टू ए। सिंपल, ये भी बता रहे हैं। और जब वायर डाउनवर्ड मूव कर रहा होगा तो करंट कहाँ से कहाँ जाएगा, ए टू बी, ठीक है। Hence, if the wire is continuously moved up and down, it will give rise to AC currents। अभी हमने खुद ही ये कंक्लूजन निकाली थी, ठीक है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि ऊपर जो मैंने आपको डायग्राम दिखाई है वो एक सिंप्लीफाइड वर्जन है एसी जनरेटर का। अब आ जाओ एक्चुअल वर्जन किस तरह दिखता है एसी जनरेटर का। तो एसी जनरेटर का एक्चुअल वर्जन इस तरह दिखता है। सब चीज़ें सिमिलर हैं, बस ये एक कॉइल आ गई है रेक्टेंगुलर, और यहाँ पे स्लिप रिंग्स और कार्बन ब्रशेज आ गए हैं, ठीक है। और वोल्ट मीटर, एम मीटर या अप्लायंस तो हमारे पास वैसे ही है, ठीक है। अब हमें स्लिप रिंग्स और कार्बन ब्रशेज का पर्पस भी देखना है और हमें इसकी थोड़ी सी वर्डिंग्स भी देखनी है, ठीक है। अच्छा, इसका पर्पस क्या होता है एसी जनरेटर का, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी या टू प्रोड्यूस ईएमएफ, टू प्रोड्यूस इंड्यूस करंट, इस तरह के पर्पस आप लिख सकते हो। हाउ डज इट अचीव इट्स पर्पस, पर्पस किस तरह अचीव करता है एसी जनरेटर अपना, मैग्नेटिक फील्ड आप प्रोवाइड करते हो इसको, और मोशन ऑफ द कॉइल। जो ऊपर मैंने 2 चीज़ें आपको बताई थी, कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करते हो, तो आपके पास जो है इंड्यूस ईएमएफ या करंट आता है, सिंपल वही लिखा हुआ है, ठीक है। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, सिंपल। अच्छा, अब आ जाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, क्या है वर्किंग ऑफ एन एसी जनरेटर। एसी जनरेटर वर्क किस तरह करता है, ठीक है। एसी जनरेटर बेसिकली इस तरह वर्क करता है कि उधर एक कॉइल प्लेस करते हैं हम बीच में मैग्नेट के, देखो ये ABCD इज अ कॉइल, ठीक है। प्लेस की हमने कॉइल, ये लिखा हुआ है द कॉइल इज मेड टू रोटेट बिटवीन द मैग्नेटिक पोल्स, ठीक है। कॉइल अब रोटेट की जाती है, ऊपर नीचे रोटेट की जाती है। होता क्या है, एज द कॉइल रोटेट्स इट कट्स विद द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या है, नॉर्थ से साउथ। जब कॉइल रोटेट करेगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को कट करेगी, सिंपल,
ठीक है। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आपकी कॉइल कट करेगी तो क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ होगा। सिंपल वर्किंग है 4 स्टेप की, दिस मस्ट बी लर्न बाय यू, ठीक है। दिस इज रियली सिंपल करके मैंने लिखा हुआ है, दिस मस्ट बी लर्न बाय यू। अच्छा, व्हाई इज दिस जनरेटर कॉल्ड एन एसी जनरेटर? सिंपल बताओ, व्हाई इज दिस जनरेटर कॉल्ड एन एसी जनरेटर? क्योंकि जो करंट आ रहा है वो दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बता देते हैं। व्हेन द साइड ए बी मूव्स अपवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट फ्लोज फ्रॉम बी टू ए, ठीक है। ये देखो, जब ए बी अपवर्ड मूव कर रही है, ए बी ये वाली डायरेक्शन में जब अपवर्ड मूव कर रही है फोर्स, ठीक है, तो डायरेक्शन क्या है करंट की, फ्रॉम बी टू ए, ठीक है, फ्रॉम बी टू ए। अभी पढ़ा है, अभी निकालिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से, ठीक है। आफ्टर सम टाइम द कॉइल रीचेज अ वर्टिकल पोजिशन, ठीक है। इफ द मोशन कंटिन्यूज द साइड ए बी विल नाउ स्टार्ट टू मूव डाउनवर्ड। मतलब अब ये कह रहा है कि जब फोर्स डाउनवर्ड लगेगी तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अभी तक बी टू ए थी, जब डाउनवर्ड फोर्स लगेगी तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ए टू बी। करंट की डायरेक्शन उलट हो गई ना, ये हमने पहले भी पढ़ा है। तो जब आपकी दो डायरेक्शन में करंट आ रहा है, ठीक है, हेंस द करंट इज एसी, और इसलिए जनरेटर को भी हम एसी जनरेटर कहते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, हाउ इज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द जनरेटर, बेसिकली चेंज इन कटिंग इफेक्ट से, ये तो बहुत दफ़ा पढ़ा है, ठीक है हमने। अब आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे, दैट इज व्हेन इज इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट मैक्सिमम। करंट या इंड्यूस ईएमएफ मैक्सिमम कब होता है? तो इंड्यूस ईएमएफ या करंट बेटा जब मैक्सिमम होता है जब आप हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होते हो, या 0 डिग्री कह सकते हो इसे, या 270 डिग्री कह सकते हो इसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस मैक्सिमम व्हेन द कॉइल इज इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ठीक है, गुड हो गया। इसको आप क्या कह सकते हो, हॉरिजॉन्टल पोजीशन कह सकते हो, 0 डिग्री पोजीशन कह सकते हो, या 360 डिग्री पोजीशन कह सकते हो। पहले मैंने शायद 270 कहा था, दैट वाज रॉन्ग, ठीक है। दिस इज बिकॉज इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन द फोर्स ऑन द कॉइल, यहाँ पे देख रहे हो, फोर्स ऑन द कॉइल दैट इज मार्क्ड विद द ग्रीन इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, हेंस क्या होगा, मैक्सिमम कटिंग इफेक्ट, ठीक है। ये सारे कीवर्ड्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। अच्छा, किस केस में इंड्यूस ईएमएफ या करंट 0 होगा? इस केस में जब आपकी कॉइल या तो 90 डिग्री पे है, या वर्टिकल है, या फिर 270 डिग्री पे है। यहाँ पे आप 90 डिग्री भी लिख सकते हो, या 270 डिग्री भी लिख सकते हो, या वर्टिकल लिख सकते हो। इस केस में क्यों होगा 0? क्योंकि इस केस में जो फोर्स लग रही है मार्क विद द ग्रीन इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, सिंपल, ठीक है। अब आ जाओ इसके ग्राफ्स पे। ग्राफ्स कैसे स्केच करते थे इंड्यूस ईएमएफ के जब एसी होती थी सप्लाई? इस तरह साइन कर्व या कोसाइन कर्व। साइन कर्व किस केस में आएगी? 0 किस केस में होता था इंड्यूस ईएमएफ? जब आपकी वर्टिकल कॉइल होती थी। तो जब आपकी स्टार्टिंग पोजीशन वर्टिकल है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये साइन कर्व आएगी। आपकी मैक्सिमम किस केस में होती थी इंड्यूस ईएमएफ? जब आपकी कॉइल जो है हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ पे मैक्सिमम से स्टार्ट हो रही है ना, तो अगर आपकी कॉइल हॉरिजॉन्टल से स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब आप मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ से बनाओगे अपना कर्व, और फिर आप ये कोसाइन का कर्व बनाओगे जब आपकी कॉइल जो है हॉरिजॉन्टल से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो शेप ऑफ ग्राफ को इफेक्ट करते हैं, ये पहले भी हमने पढ़ा है, ठीक है। लेंथ ऑफ द कॉइल, अगर आप कॉइल की लेंथ को इंक्रीज कर दोगे तो ऑब्वियसली कटिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा और एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल इंक्रीज कर दोगे तो ऑब्वियसली कटिंग इफेक्ट वापस इंक्रीज हो जाएगा और एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप एरिया ऑफ कॉइल इंक्रीज करोगे तो भी यही होगा, कटिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा और एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट से भी यही होगा, सिमिलर। अच्छा, अब अगर आप जो कॉइल को रैप कर दोगे सॉफ्ट आयरन के अराउंड तो भी आपका जो है कटिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आयरन की मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बहुत पहले से बताता हुआ आ रहा हूँ कि आयरन अट्रैक्ट्स ऑल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो, देख रहे हो, आयरन अट्रैक्ट्स ऑल ऑफ इट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हेंस कटिंग इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा और पिंक वाली लाइन बढ़ जाएगी, ठीक है, बन जाएगी, सॉरी, ईएमएफ बढ़ जाएगा, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा और पिंक वाली लाइन बढ़ जाएगी। छठा क्या फैक्टर है? अगर आप डबल कर दो स्पीड ऑफ रोटेशन तो इससे 2 फैक्टर्स बढ़ेंगे। फर्स्टली क्या होगा, कटिंग इफेक्ट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसकी वजह से एम्पलीट्यूड भी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी। तो जितने टाइम में पहले आधी वेव कवर हो रही थी, पॉइंट बी पे देखो, पहले आधी वेव कवर हो रही थी, या पूरी वेव कवर हो रही है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू विच फैक्टर्स विल नॉट हैव एन इफेक्ट ऑन इंड्यूस ईएमएफ। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट नहीं करेंगे? डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल, ठीक है, मैग्नेट्स पोजीशन अफेक्ट नहीं करेगी, एक्सटर्नल सर्किट अगर चेंज कर दूं, बल्ब लगा दूं, फैन लगा दूं वोल्ट मीटर की जगह, तो वो चीज़ इफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। अब आ जाओ, ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। देखो, ये जो है ना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि स्लिप रिंग का क्या फंक्शन होता है इन एन एसी जनरेटर। क्या फंक्शन होता है?
स्लिप रिंग बेसिकली अलाउज इलेक्ट्रिसिटी या करंट फ्रॉम इंटरनल सर्किट जो कि कॉइल है टू द एक्सटर्नल सर्किट, डिलीवर करता है इंटरनल सर्किट का करंट टू द एक्सटर्नल सर्किट, दैट इज द अप्लायंस। सही है। अब पर्पस क्या होता है कार्बन ब्रशेस का? कार्बन ब्रशेस का भी पर्पस देख लेते हैं यार। कार्बन ब्रशेस बेसिकली एक्ट एज अ लूब्रिकेंट, ठीक है, दे हेल्प टू मिनिमाइज फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स, और ये आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए मसलन, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, एक बहुत कॉमन सेंस का सवाल है कि व्हाई कांट वी कनेक्ट द इंटरनल सर्किट डायरेक्टली विद द एक्सटर्नल सर्किट। मतलब हमें ये, अगर मैं ऊपर जाऊं, लेट मी मूव स्लाइटली अपवर्ड, ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम, स्लिप रिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली अगर मैं लगा दूँ ये सर्किट, तो क्यों नहीं लगा सकते? ये वोल्ट मीटर डायरेक्टली इसके साथ क्यों नहीं लगा सकता मैं? मतलब मैं ये कह रहा हूँ, ये मैं स्लिप रिंग जो है वो हटा दूँ, ये क्यों नहीं कर सकता मैं? क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो जो मेरा वोल्ट मीटर है या अप्लायंस है वो घूमना शुरू हो जाएगी अलॉन्ग विद द कॉइल, जो कि एक बहुत ही बेसलेस काम हो जाएगा। सपोज करो आपका बल्ब जो है घूम रहा हो, जो आप स्टेशनरी रखना चाहते हो वो बल्ब जो है वो घूम रहा हो, तो बेसिकली दैट वुड बी वेरी हार्मफुल एंड नॉट फीजिबल। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, एज द कॉइल रोटेट्स the appliance in the external circuit will also not remain stationary. So this is a key point, ठीक है। Now in the next lecture we will be covering DC motors.